नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज ये हिंदी का फोर्थ सेट है। यहाँ पे इससे पहले हम 3 सेट पहले ही करा चुके हैं आपको, और प्रत्येक सेट आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको यहाँ पे कितना हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हिंदी में आपकी पकड़ उतनी ज़्यादा बनती जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट 4। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन आप दे सकते हो पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली कहा जाता है पुरानी बांग्ला को। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, सा किसके संयोग से बना है। तो ये जो बना है ये किसके संयोग से, ये एक आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो ये बना है, ये बना है आपका का और सा के संयोग से। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। का और सा के संयोग से बना है ये। अब देखो कुछ अन्य जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक तो सा हो गया, एक हो गया आपका त्रा। ठीक है, ये किससे बना है? त धन रा से। ज्ञा हो गया, ये बना है आपका जा और या से। और एक हो गया आपका स्रा, ये बना है आपका सा धन रा से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, और कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द। अभीष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ, और अभीष्ट का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वांछित। ठीक है, वांछित ऐसे लिखा जाता है। वांछित, वांछित का मतलब क्या होता है? चाहा हुआ। जैसे आपने सुना होगा कि मन वांछित फल चाहिए। ठीक है, तो वांछित का मतलब मन से चाहा हुआ फल चाहिए। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वांछित। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, दोपहर का पर्यायवाची शब्द। तो दोपहर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हो जाएगा मध्याह्न। दोपहर क्या होता है? मध्य का समय होता है, तो इसलिए दोपहर को क्या कहा जाएगा यहाँ पे? मध्याह्न भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। संधि आपको काफी अच्छी तरीके से बता रखी है। तो भानुदया, भानु धन उदया, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, भानु धन उदय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे उ धन उ, यानी दोनों छोटे उ मिलकर क्या बना रहे हैं? भानुदया, यानी बड़ा उ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि हो जाएगी। उ और उ, यानी दोनों छोटे उ जब मिलकर बड़ा उ बनाते हैं, जब कुछ बड़ा बनता है तो वहां पे क्या कहते हैं? उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, मधुर का विलोम शब्द। तो जो मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु। मधुर वचन कटु वचन, मधुर वचन कटु वचन, ये आपने कई बार सुना होगा। तो मधुर का विलोम हो जाएगा आपका कटु। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, सतमी के बच्चे कहानी के लेखक। तो सतमी के बच्चे जो कहानी है उसके लेखक है यहाँ पे राहुल सांकृत्यान। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यान का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। कई बार एग्जाम में बनता है कि राहुल सांकृत्यान का मूल नाम क्या है, तो केदार पांडे है। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखो, एक तो इन्होंने यात्रा विवरण बहुत सारे लिख रखे हैं। इनका एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत है मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1963 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और साथ साथ 1993 में इनके नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यान पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा। तो सतमी के बच्चे कहानी के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो जो अभी अंडरलाइन ये शब्द किया गया है, रेखांकित शब्द, इसकी आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दुर्गम नहीं होता है, दुर्गम होता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये वाला होता है। तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें, इस प्रकार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी चीज का विस्मय हो रहा है, अचानक कोई चीज हो रही है। तो कुल मिला के इसमें क्या हो जाएगा? विस्मय वाचक हो जाएगा। और जहां पे भी ऐसे चिन्ह आता है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्मय वाचक हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो 9 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताना है आपका यहाँ पे स्कोर कितना हो रहा है इसमें, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है। साथ साथ ऐसे ही 23 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ ऐप आप सभी के पास होगा। जरदारी क्लास के सभी नोट्स, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, और हिंदी के संपूर्ण से बिल्कुल निःशुल्क नोट्स आपको चाहिए तो
सर्च कर सकते हो आप गूगल पे, प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप, और वहाँ पर उसका आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें आपको हिंदी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, वो भी निःशुल्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो देखो क्वेश्चन को समझो, इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। तो देखो उपसर्ग लगता है शब्द के पहले और इक लगता है बाद में। तो दैविक, दैविक में भी इक लगा है। सामाजिक, समाज, इक सामाजिक हो जाएगा। भौमिक में भी इक लगा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राक्षिक में इक जो प्रत्यय है वो नहीं लगा है, बाकी तीनों में यहाँ पे दैविक हो गया, सामाजिक, भौमिक, इनमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, मुहावरा का अर्थ? व्यर्थी कार्य करना, परेशान करना, भलाई पाने पर भी दुष्टता दिखाना या निराश करना। तो देखो साफ साफ मतलब निकल रहा है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोची, यानी आप किसी को अपनी गोदी में बिठा रहे हो और वो तुम्हारी दाढ़ी नोच रहा है, तो कुल मिला के तुम तो भलाई कर रहे हो लेकिन वो तुम्हें परेशान कर रहा है, दुष्टता दिखा रहा है। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भलाई पाने पर भी दुष्टता दिखाना, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक या सहजतापूर्वक जो प्राप्त किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पे सुलभ। सुलभ, ठीक है। तो सुलभ का मतलब होता है जो सरलतापूर्वक या सफलतापूर्वक या सहजतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, उसे कहा जाएगा यहाँ पे सुलभ। सरल का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ क्या है पाने के लिए सरल है, लेकिन अगर तुमने प्राप्त किया गया है उसको, ठीक है, अभी तुमने प्राप्त नहीं किया, जब तुम प्राप्त कर देते हो सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक या आप सहजतापूर्वक, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पे सुलभ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपको यहाँ पे बताना है। देखो अग्नि, अग्नि यहाँ पे तत्सम शब्द है, और अग्नि का अगर हम तद्भव रूप पूछें तो अग्नि का तद्भव हो जाएगा यहाँ पे आग। उसी प्रकार खेत की बात करें, खेत यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द है, और खेत का अगर हम तत्सम शब्द की बात करें, क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा खेत का तत्सम शब्द। और यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का, क्योंकि लोटा आपका क्या है, ये आपका देशज शब्द है, यानी जो देश में ही जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है उसे कहा जाएगा देशज शब्द, और लोटा यहाँ पे क्या है, देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? चर, चार, संचा या संच? तो जो संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है चर धातु से। चर का मतलब होता है चलना, चर धातु जिसका मतलब क्या है, चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, अर्थात संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या पहुंचाना, इसी को कहते हैं संचार। सात से हो गया संदेश, चार से मतलब एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना या चलना, ठीक है। तो संचार का मतलब हो जाएगा जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर धातु से। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कैसे आंसर हो जाएगा सही? देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, अब देखो इस वाक्य को देखो, घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ता यहाँ पे क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता यहाँ पे घोड़े की क्रिया हो जाएगी। लेकिन तेज दौड़ता है, ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है आपका क्रिया की भी विशेषता, यानी दौड़ता तो है, दौड़ता क्या यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, वो तेज हो रही है, तो तेज यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखो अगर हम मीठा की बात करें, मीठा, मीठा एक विशेषण है, सेब मीठा है, तो सेब की यहाँ पे विशेषता क्या है, वो मीठा है। बुद्धिमान, बुद्धिमान की विशेषता है, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। बहुत यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, और बुद्धिमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। विशेषता का भी जो विशेषण हो, मतलब विशेषता की भी जो विशेषण की भी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। ये आपको सारी चीज़ें हम हिंदी की सीरीज वाली जो जितनी वीडियो बनाई थी उसमें कई बार बता चुके हैं, और हिंदी सीरीज हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी आपके लिए वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा आपको यहाँ पे बताना है वो कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखो
सुंदर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है आपका, सुंदर एक विशेषण है। और सुंदर का जो क्या हो जाएगा, अगर हम सुंदर की संज्ञा बनाएंगे तो सुंदर की संज्ञा बन जाएगी सुंदरता। लेकिन ये कैसी संज्ञा होगी, ये होगी भाववाचक संज्ञा। भाव आ रहा है सुंदरता का, तो सुंदरता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पे देखो जवान आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है जवान, मतलब जितने भी जवान आ गए वो सारे इसमें आ गए एक ही शब्द में जवान, तो इनकी भी एक जाति हो गई। बालक, बालक में भी आपका क्या है, जितने भी बालक आ गए तो सभी बालकों का बोध हो रहा है बालक से, तो बालक भी जातिवाचक संज्ञा। सभी मनुष्यों का बोध हो रहा है मनुष्य से, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। और सुंदर यहाँ पे विशेषण है, और अगर इसका संज्ञा बनाना है तो ये बन जाएगी सुंदरता। और सुंदरता क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जिससे सुंदरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, गर्व करत रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूरति सिंह के छाहा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको इसका बताना है। देखो गर्व करत रघुनंदन जिन मन माहा, देखो यानी अपनी मूर्ति देखते हैं सिंह के छाँव में, सिंह की छाँव में अपनी मूर्ति देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उपमा अलंकार का उल्टा हो जाता है, यानी उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है। उपमेय यहाँ पे राम इसलिए है क्योंकि राम की तुलना की जा रही है। देखो आपन मूर्ति, ठीक है, राम की मूर्ति की तुलना की जा रही है सिंह के छाँव से, तो तुलना के यहाँ पे सिंह के छाँ क्या हो जाएगा, उपमान, यानी जिससे तुलना की जा रही है। और रघुनंदन की मूर्ति हो जाएगी यहाँ पे उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। अब वैसे हम क्या करते हैं, छाँ की तुलना करते हैं मूर्ति से, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मूर्ति की तुलना की जा रही है छाँव से, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा, जहाँ पे आपका क्या हो जाता है, उपमेय को यहाँ पे क्या माना जाता है, उपमान माना जाता है। यानी ये बिल्कुल उपमा अलंकार का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे उपमा अलंकार का ये जब उल्टा है तो कुल मिला के यहाँ पे उपमान यहाँ पे उपमेय बन जाता है। जैसे अगर हम अदर एग्जाम्पल बात करें, इससे आप बड़े अच्छे समझ सकते हो। मुख सा चंद्र, क्या एग्जाम्पल है, मुख सा चंद्र, तो मुख सा चंद्र तो हो सकता है, हम तुलना क्या करते हैं, चंद्र सा मुख है, यानी चंद्र से हम तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चंद्र को क्या कर रहे हैं कि चंद्र कैसा है, मुख सा है, यानी चंद्र की तुलना कर रहे हैं मुख सा। जनरली हम क्या करते हैं, मुख की तुलना करते हैं चंद्र से, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे चंद्र की जब तुलना हो रही है मुख से, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाता है। और जहाँ पे उपमेय को उपमान माना जाता है, उपमेय में जहाँ पे उपमान बन जाता है या उपमान जहाँ पे उपमेय बन जाता है, वहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाता है। अलंकार में काफ़ी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रखा है। नेत्र के समान कमल है, इसमें भी आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतीप अलंकार आपको यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। देखो स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन आगत, ये हो जाएगा स्वागत। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊ धन आ, सु का छोटा ऊ और आ का बड़ा आ, तो ये क्या बन रहा है, ऊ धन आ, तो आ बन जा रहा है। तो जब भी ऊ अथवा बड़े ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाता है और वो बन जाता है आपका वाह बन जाता है, तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है यहाँ पे, तो उसमें हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी यण संधि, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और यण संधि की आपको ट्रिक बता रही थी कि जब भी या रा या वा के पीछे क्या आ जाएगा, कोई भी आधा स्वर आता है या आधा आपका व्यंजन आता है, कुल आधा वर्ण आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपका यण संधि हो जाएगी। संधि में आपको ये ट्रिक बता रही है और मैक्सिमम ऐसे चांस देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे स्वागत में क्या है, वाह के पीछे आधा सा आ रखा है, आधा वर्ण आ रखा है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष स्त्री का जोड़ा कहलाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, दंपति कहलाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखो इसका अर्थ समझ लो पहले, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी हरि का मतलब यहाँ पे विष्णु भगवान से है या श्री कृष्ण से है, तो चरण कमल इन दो शब्दों पे आपको ध्यान देना है। तो चरण रूपी कमल, मतलब चरणों को यहाँ पे कमल माना जा रहा है, यानी चरण कमल एक ही बात हुई, यहाँ पे चरणों को ही यहाँ पे कमल कहा गया है।
चरण चरण हो गया और कमल को भी यहाँ पे चरण ही कहा गया है, तो चरण कमल। तो जहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे वैसे क्या होता है, चरण उपमेय हो जाता है, यानी जिसकी तुलना की जाती है, और कमल यहाँ पे उपमान होना चाहिए, जिससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। लेकिन उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर नहीं रह जा रहा है, यहाँ पे अंतर कैसा नहीं है, चरण कमल, चरण तो चरण है, लेकिन कमल भी कैसे हो गए, चरण हो गए, कमल को भी यहाँ पे चरण माना गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे चरणों की बात हो रही है, तुलना नहीं की जा रही है। अगर यहाँ पे आता है चरण से, चरण जैसे कमल या कमल जैसे चरण, तब यहाँ पे तुलना हो रही, लेकिन यहाँ पे सीधे है चरण कमल। तो जब यहाँ पे क्या है, तुलना नहीं होती है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। 21 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पार्थ, गुड़ाकेश, सब्यसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो पार्थ किसको कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। धनंजय भी किसको कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। और साथ साथ अर्जुन के अन्य पर्यायवाची हैं, गुड़ाकेश हो गया, सब्यसाची हो गया, ठीक है, पार्थ, धनंजय ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। कुंती सुत हो गया, साथ साथ गांडीवधर हो गया, वृहनला, वृहनला भी एक इनका प्रमुख नाम है अर्जुन का, जब इन्होंने वहाँ पे अज्ञातवास बिताया था, तो वृहनला अर्जुन का एक पर्यायवाची आप नाम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम युधिष्ठिर की बात करें, तो युधिष्ठिर की है धर्मराज हो गया, धर्मपुत्र, अजातशत्रु, कौन्तेय, ये किसके, युधिष्ठिर के पर्यायवाची शब्द हैं। और भीम, भीम का मतलब ही क्या होता है, भीमकाय होता है, भयानक, भयंकर, ये सभी भीम के, या विशाल, ये सभी भीम के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्ष्य, ये लक्ष्य यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, लक्ष्य का तद्भव बताइए। तो लक्ष्य का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा लाख। लक्ष्य एक तत्सम शब्द है और लक्ष्य का तद्भव हो जाएगा यहाँ पे लाख। ए ऑप्शन 23 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। लाल पीला होने का अर्थ, लाल पीला, वो कहते हैं ना कि गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लाल पीला पड़ गया, तो लाल पीला होने का अर्थ यहाँ पे हो जाता है क्रोधित हो जाना, क्रोध हो जाना, गुस्सा आ जाना। तो बी ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको कर दो और इसका अर्थ ध्यान से समझ लो, क्योंकि बड़ा सिंपल है ये और कई लोग इसको गलत करके आते हैं। तो 25 का वैसे ए ऑप्शन स्लेश अलंकार ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसको अर्थ समझ लो। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन कहते हैं, देखो यहाँ पे जो ये आ रहा है ना पानी, जहाँ पे क्या होता है कि एक शब्द में कई अर्थ छुपे हों, यानी उसका प्रयोग तो एक ही बार हुआ है। यहाँ पे पानी का प्रयोग इस पंक्ति में, अगर हम नीचे वाली पंक्ति में बात करें तो इसका प्रयोग एक ही बार हुआ है पानी का, लेकिन इसके यहाँ पे 3 अर्थ हो जाते हैं। तो जहाँ पे शब्द का प्रयोग तो एक ही बार होता है, लेकिन उसके अर्थ 3 निकलते हैं, या मतलब उसके अर्थ 1 से अधिक निकलते हैं, वहाँ पे स्लेश अलंकार होता है। देखो कैसे होता है, पानी गई न उबरे, मोती मानो चून। ध्यान से पढ़ो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी रहीमन कहते हैं कि पानी को रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना हो जाता है। इस पानी का अर्थ क्या है आपको बताऊंगा। पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून, यानी यदि पानी चला गया तो मोती भी चूर हो जाएगा। मोती मानुष चून, यानी मोती का भी कोई महत्व नहीं है, मानुष का भी कोई महत्व नहीं है, चूने का भी कोई महत्व नहीं है। तो आप समझो इसका कि आप पानी का अर्थ क्या है। तो जब रहीमन कहते हैं कि मोती का कोई महत्व नहीं होता है, मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि पानी गई न उबरे, तो कुल मिला के यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है, चमक, यानी यदि मोती की चमक चली गई है तो मोती की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, मोती का कोई मतलब मोती बेकार हो जाता है। अब मनुष्य, यदि मनुष्य के जीवन से पानी चला गया, तो पानी का मतलब यहाँ पे सम्मान है। मनुष्य के जीवन से यदि सम्मान चला गया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चून, पानी गई न उबरी, मोती मानुष चून, चून का भी कोई महत्व नहीं रह जाता यदि पानी चला गया। तो चूने का मतलब यहाँ पे पानी का मतलब पानी ही है, क्योंकि यदि चूने में पानी नहीं होगा तो चूने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो देखो 3 अर्थ निकाल रहे, एक अर्थ तो पानी से है, ठीक है, पानी का पानी से है। एक अर्थ पानी का मतलब क्या है, चमक से है, चमक लेगी तो मोती का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और एक है मोती मानुष, मानुष के लिए पानी का प्रयोग किया गया है सम्मान, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो कुल मिला के सम्मान चला गया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप, एक पानी का मतलब है चमक से है, एक पानी का मतलब यहाँ पे मतलब पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, चमक, सम्मान
और आपका पानी। तो जहाँ पे एक शब्द मतलब शब्द का प्रयोग तो एक ही बार होता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखो यहाँ पे स वर्ण किसके योग से बना है, तो ये शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये का और सा हो जाएगा। ए ऑप्शन 25 का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका संयुक्त क्या हो जाएगा, व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कपूत शब्द का विलोम शब्द। कपूत का मतलब होता है नालायक बेटा या कुल का नाम डुबाने वाला, उसे कपूत कहते हैं। और इसका जो विलोम उल्टा हो जाएगा सपूत हो जाएगा, लायक बेटा। कपूत और सपूत एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। 28 है यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको शब्द बताना है। यहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बता रखा है कि कैसे आपको पहचाने हैं, वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखो मंजिल आसान नहीं होती है, ऐसा नहीं देखा होगा आपने कहीं, मंजिल आसान नहीं होता, नहीं होती इसका मतलब मंजिल स्त्रीलिंग है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। दीवार गिर गई, ऐसा तो आपने सुना नहीं कि दीवार गिर गया, गिर गया होता तब दीवार पुल्लिंग होता। दीवार गिर गई, तो गई मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, तो दीवार भी स्त्रीलिंग है। मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा होना चाहिए ऐसा नहीं होता, मर्यादा होनी चाहिए, तो होनी आ रहा है, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है आपका। और देखो दरवाजा, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुली नहीं सुना होगा आपने, दरवाजा खुली है, खुली हो तब तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन दरवाजा क्या है, खुला है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दरवाजा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कानून के अनुकूल ना हो, अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध, या जो कानून के प्रतिकूल हो उसे भी अवैध कहते हैं, लेकिन जो कानून के अनुकूल हो उसे कहते हैं वैध। देखो विधि का मतलब होता है कानून, और विधि या कानून के अंतर्गत आप कोई कार्य कर रहे हो, उसके अनुकूल कोई कार्य कर रहे हो तो वो वैध हो जाएगा, लेकिन उसके प्रतिकूल या उसके अनुकूल कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो वो अवैध माना जाता है। ए ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी का नग होने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन अनुरूप जोड़ा होना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो का फायदा इनको मिल सकें। और ऐसे ही 20+ आपको यदि हिंदी का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in, उस वेबसाइट पर आपको जरधारी क्लासेस की सारी ई बुक प्रोवाइड की जाती है। तो 31 की ओर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है, केस का मतलब बाल से है, तो केस का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोरुह। देखो सरोरुह ये किसका पर्यायवाची है, सरोवर तो आपने सुना होगा, सरोवर मतलब तालाब, और तालाब में जो होता है कमल, सरोरुह किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची, नीरज हो गया, नीर में जिसने जन्म लिया है, सरोज सरोवर में जन्मा हुआ सरोज, ये भी आपका कमल हो गया, जलज जल में जन्म लेने वाला, या अम्बुज, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची, या सरोरुह ये भी कमल का पर्यायवाची है। भाई केस की बात करें तो कुंतल, कच्छ, सिरोरुह, ठीक है, सिर की रूह पे होने वाले सिरोरुह, ये भी क्या होते हैं, केस या बाल। अलक, रोम, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, केस के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे विशिख। विशिख किसका पर्यायवाची होता है, तीर का होता है, तीर, बाण, तीर या बाण के अन्य पर्यायवाची जैसे सिलीमुख हो गया, सर, सायक, तो ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं, विशिख भी आपका तीर का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी कोदंड, चाप, सरासन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, धनुष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध जो वर्तनी हो जाएगा आरोग्य। क्या लिखा जाता है, उच्चारण भी आपको ढंग से करना है, यदि आप हिंदी में उच्चारण अच्छे से करते हो तो आपके अधिकांश शब्द वैसे ही सही हो जाते हैं। आरोग्य डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, आपको यहाँ पे विपरीतार्थक यानी विलोम
कौन सा जोड़ा नहीं है, तो आय का विलोम या विपरीतार्थक हो जाएगा व्यय, ठीक है। सरल का कठिन हो जाता है, गुरु का लघु हो जाता है, और आपका धर्म का अधर्म होता है, यहाँ पे अधम लिखा गया है, तो डी ऑप्शन 34 का सही आंसर हो जाएगा, धर्म अधर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सही विकल्प चुनिए। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसका एक शब्द आता है यहाँ पे सुग्रीव। सुग्रीव देखो, सु का मतलब हो जाएगा सुंदर, और ग्रीव, ग्रीवा तो आपने पढ़ी होगी, ग्रीवा तो ग्रीवा किसको कहा जाता है, गर्दन को या गले को कहा जाता है ग्रीवा। तो सुंदर है जिसकी ग्रीवा, वो है आपका सुग्रीव, यानी जिसकी गर्दन सुंदर है या जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसे कहते हैं सुग्रीव। तो डी ऑप्शन 35 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पीर शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं, और जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब देखो इसका अर्थ समझो, कबीरा सोई पीर है, पीर का मतलब यहाँ पे अभी एक सज्जन पुरुष है, वही एक महान पुरुष है, सज्जन पुरुष है। जे जाने पर पीर, यानी यहाँ पे पीर का मतलब पीड़ा से हो जाएगा, जो दूसरों की पीड़ा जानता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सज्जन पुरुष। जे पर पीर न जाने, यानी जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता है, सो काफिर बेपीर, तो वो कैसा सज्जन पुरुष है या वो कैसा आदमी है फिर। तो कुल मिला के पीर का मतलब यहाँ पे एक सज्जन पुरुष से है, कबीरा सोई पीर, यानी वही एक महान आदमी है, वही एक सज्जन पुरुष है। जे जाने पर पीर, जो दूसरों की क्या जानता है, पीड़ा जानता है। तो पीर के यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। 36 का ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राचीन का विलोम शब्द। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नवीन। अब देखो नया का क्या होगा, नया का हो जाएगा पुराना, और नूतन का क्या हो जाएगा, तो नूतन का हो जाएगा पुरातन। ये भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। 38 यहाँ पे, चरित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चरित्र, चरित्र में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो इत्र प्रत्यय हो जाएगा चरित्र में। 38 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र, यानी आपने कोई पत्र भेज दिया, जैसे उसका कोई जवाब नहीं आया, तो उस पत्र को याद दिलाने के लिए जिस पत्र को आप दोबारा भेजते हैं उसे कहा जाता है अनुस्मारक, यानी स्मरण दिलाने के लिए भेजे गए पत्र की स्मृति दिलाने के लिए, यानी स्मरण कराने के लिए कि हमने वो पत्र आपको भेजा है, तो अब आप दूसरा पत्र जो भेजोगे उस पत्र की याद दिलाने के लिए उसे कहा जाएगा अनुस्मारक। तो 39 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से विशेषण चुनिए। आपको यहाँ पे विशेषण शब्द चुनना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा थोड़ा विशेषण हो जाएगा। देखो वह थोड़ी चाय पीता है, चाय तो पीता है लेकिन विशेषता क्या है, थोड़ी चाय पीता है, तो विशेषण यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 40 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुमित्रानंदन पंत, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। इनकी किस रचना के लिए आपको बताना है, तो ये हो जाएगा चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। अब देखो इनको गोसाई या गोसाई के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत। और साथ ही इनको 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, मगही किस भाषा की बोली है। तो जो मगही, मगही से आप लगा सकते हो मगध, और मगध कहाँ है, बिहारी, तो बिहारी में हो जाएगा, मतलब कुल के बिहारी हो जाएगा। बिहारी भाषा की बोली है मगही। बिहारी की कुछ अन्य बोलियां जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया और मगही, ये 3 प्रमुख बोलियां हैं बिहारी हिंदी की, तो ये आपको नोट जरूर करना है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मगध से आप ध्यान रख सकते हो, और मगधी से ही यहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई है बिहारी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। देखो एक पत्रकार 3 टाइप के आपको बताए गए थे, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। इसमें क्या होता है कि जो पूर्णकालिक होता है वो क्या होता है, जो परमानेंट होता है, एक नियत वेतन भत्ते पर जो किसी समाचार पत्र के लिए कार्य कर रहा है।
लेकिन यदि कोई भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है तो उसे कहा जाता है अंशकालिक पत्रकार। 43 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे टांग अड़ाना का अर्थ है। तो टांग अड़ाना किसी दूसरे के काम में यानी अवरोध पैदा करना हो जाएगा टांग अड़ाने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम आपको बताना है 45 का, तो इसका हो जाएगा अक्षी। आंख का, आंख तत्भव शब्द है और आंख का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे दूर तक की बात समझने वाला। तो दूर तक की बात समझने वाला या जो बहुत दूर की पहले ही सोच लेता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी सोच है बल उसकी, सुना होगा आपने, दूरदर्शी सोच रखने वाला। तो दूर तक की बात समझने वाला दूरदर्शी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है सन्मति का सही संधि विच्छेद। सन्मति आपको बताना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन मति। तो सन्मति हो जाएगा और ये है आपकी व्यंजन संधि, यानी 47 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत धन मति सन्मति बन जाता है और इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। 48 है निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है, जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से यानी गले से होता है। तो आपका जो कवर्ग होता है वो कंठ्य ध्वनियाँ होती है। तो ए ऑप्शन 48 का सही आंसर हो जाएगा। 49 है अनुकूल का विलोम शब्द। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा अनुकूल का विलोम शब्द। और आज का अंतिम क्वेश्चन है महेश का सही संधि विच्छेद। तो महेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईस। अब देखो आ धन ई, तो क्या बनता है, ए बनता है और इसे हम कहते हैं गुण संधि। तो इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगा। जैसे आपको गुण संधि का शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि जिसमें ऐसी मात्रा हो, सिंगल मात्रा हो। महेश आपका नरेंद्र हो गया, नरधन इंद्र नरेंद्र। परमेश्वर हो गया, परमेश्वर में भी एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है। तो परमेश्वर, परम धन ईश्वर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा और संधि विशेष का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसकी आंसर के है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। और साथ ही साथ इसका PDF आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे ही 20+ मॉडल पेपर का लिंक भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, कितने फ़ायदेमंद आपको ये प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।